जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने कल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है और ये टेस्ट काफी सफल रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का एक फ्लाइट ट्रायल किया गया है और इसके जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल अव्वल दर्जे के हैं। इस मिसाइल का परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद से किया गया। इसे डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है और जब ये टेस्ट किया जा रहा था तो उस दौरान न केवल डीआरडीओ के वैज्ञानिक बल्कि सशस्त्र सेनाओं के जो सैन्य ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। खास बात यह है कि इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक की है और इस टेस्ट के बाद भारत उन एलीट राष्ट्रों की यानी कि नेशंस की लिस्ट में शामिल हो गया है जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं। दरअसल इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान अपने टर्मिनल मैनुअल्स भी काफी अच्छी तरीके से किए। मैक 9 क्षमता वाली लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, इसे कई तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, वो भी अलग अलग तरीके के ऑपरेशनल सिनेरियोस के हिसाब से, जिसमें कि कोस्टल डिफेंस और नेवी ब्लॉक एट सिनेरियोस भी शामिल हैं। यहाँ पर एक बात और जानने वाली ये है कि जहाँ पर ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो मूविंग टारगेट्स के खिलाफ जो उनकी जो प्रिसीजन स्ट्राइक होती है वो काफी कम होती है, खासकर की मूविंग वॉरशिप्स के खिलाफ। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दोस्तों इस लिमिटेशंस को पार कर जाता है, जिसमें कि ये ग्लाइड व्हीकल के जरिए मैन्यूवर हो जाता है, वो भी स्वतंत्र रूप से, यानी कि लॉन्च फेज के बाद ये इंडिपेंडेंटली लॉन्च हो जाता है और उसके बाद ये टारगेट को उसकी दिशा के हिसाब से वो कहीं भी जा रहा है उसे खत्म करता है। और हाइपरसोनिक मिसाइलें भविष्य की मिसाइलें हैं और हाइपरसोनिक मिसाइलों में इस वक्त चाइना और रशिया काफी आगे हैं, इसीलिए भारत ने भी अब अपनी शुरुआत कर दी है। ये जो टेस्ट किया गया था उसमें देखा जा सकता है कि इसकी जो कंट्रोलेबिलिटी है यानी कि नियंत्रणता है वो काफी बेस्ट है, स्पीड भी जबरदस्त है। इसके अलावा इसमें डेल्टा विंग बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जो ऑब्जर्वर हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मिसाइल में कुछ तकनीकी विसंगतियों का सामना करना पड़ा है। साथ ही उनका कहना है कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो मिसाइल की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया जो कैनिस्टर कैप है, कैनिस्टर सिस्टम से कोल्ड लॉन्च होने के बाद मिसाइल की नुकीली नाक से जुड़ा रहा, जो कि नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके बाद भी मिसाइल ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है और कई मिनट तक ये उड़ान जारी रही, जिससे कि एक चीज तो साफ हो जाती है, इसका प्रपल्सन सिस्टम काफी जबरदस्त है। दरअसल यहाँ पर ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि मैक 5 से अधिक गति तक उड़ान भरने में सक्षम जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उन्हें मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर माना जाता है और हाई स्पीड पर जबरदस्त तरीके से मैनवर करने की उनकी क्षमता के साथ इन मिसाइलों का पता लगाना और इन्हें रोक पाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों मिसाइल स्टोरेज और कोल्ड सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है और कैनिस्टर कैप को लॉन्च होने पर साफ साफ अलग करने के लिए ही डिजाइन किया गया है और इस टेस्ट के दौरान मिसाइल से अलग होने में इसकी विफलता कोल्ड इजेक्शन प्रोसेस के दौरान घटनाओं के बारे में सवाल उठाती है। हालांकि डीआरडीओ ने अभी तक इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन हो सकता है कि उनकी तरफ से भी ये बातें देखी गई हों और आगे इस पर काम किया जा रहा हो, क्योंकि अभी तो ये भारत का एक शुरुआती दौर है, कमियां भी होंगी, कुछ विसंगतियां भी आएंगी, इसीलिए उन चीजों पर काम करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि जो सुपर सुकोई अपग्रेड प्रोग्राम है वो 2 फेजेस में किया जाएगा, यानी कि 2 चरणों में किया जाएगा। पहले फेज में 84 फाइटर जेट्स को अपग्रेडेड एवियोनिक्स और एनहांस आईसा रडार, इसके अलावा सेंसर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ साथ बेहतर तरीके के वेपन इंटीग्रेट किए जाएंगे। लेकिन हाल ही में कुछ खबरें आई हैं जो बताती हैं कि जो सेकंड फेज होगा यानी कि दूसरा चरण, उसमें और 84 जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन इनमें खास तौर पर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम भारत का एएमसी है उससे ली जाएंगी, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, मैन एंड मैन टीमिंग, डेटा फ्यूजन क्षमता और साथ ही इन फाइटर जेट्स की जो सर्वाइबिलिटी एनहांसमेंट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि सेकंड फेज में सुपर सुकोई फाइटर जेट 5th जनरेशन की कई टेक्नोलॉजीज को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कहा गया है कि वो अब ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की रेंज को बढ़ाने वाला है। वर्तमान में इसकी 450 किलोमीटर की रेंज है, जिसे कि 800 किलोमीटर तक किया जा रहा है, जिसमें कि बाकायदा ब्रह्मोस एरोस्पेस कई तरीके के एडवांसमेंट कर रहा है इस मिसाइल के प्रपल्सन और फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर। और कहा जा रहा है कि इसके डेवलपमेंटल ट्रायल वो भी एक्सटेंडेड रेंज के साथ 2025 यानी कि 2025 के एंड में होंगे। ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगी है, अब कहा जा रहा है कि एक और जो Su-30 स्क्वाड्रन है उसे भी ब्रह्मोस मिसाइल से इक्विप किया जाएगा, जिससे कि टोटल 60 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे जो कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अजरबैजान के एयरफोर्स के जो कमांडर हैं उन्होंने हाल ही में चाइना में चल रहे जोहाई एयर शो में J-10CE का जायजा लिया है और इससे पहले आप सब जानते हैं कि वो JF-17 ब्लॉक 3 को अपनी फ्लीट में शामिल कर चुके हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना अब 12 यानी कि 12 गाइडेड पिनाका मार्क 2 रॉकेट सिस्टम की जो रेजिमेंट्स हैं उन्हें शामिल करेगी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हैदराबाद बेस्ड कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज ने अपने स्थिर स्टैप 640 एंटी ड्रोन सिस्टम कैमरा का अनावरण किया है, जो कि हमारी सेना की सिचुएशनल अवेयरनेस को भी बढ़ाएगा और ये ऑटोमेटेड सर्च और ट्रैक क्षमता के साथ आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंच चुके हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत किए जाने को लेकर बात होगी और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 12 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की डील को लेकर भी यहाँ पर बात होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है 1000 सर्विलांस कॉप्टर्स के लिए, जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजरी के साथ होने चाहिए, जिनके जरिए भारतीय सेना काफी इफेक्टिवनेस के साथ मॉनिटरिंग कर सकती है दुश्मनों के मूवमेंट्स और उनके एक्टिविटीज की, खास करके पहाड़ी इलाके में यानी कि माउंटेन टेरेन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर एमबीडीए की तरफ से कहा गया है कि वो भारत में माइका मिसाइल की सब असेंबली तैयार करेगा और कहा जा रहा है कि यहीं से माइका जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है 2026 में उसे यहीं बनाया भी जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। टाटा और एयरबस अब C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने पर भी विचार कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत अब LAC पर अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जिसमें कि लेह से पैंगोंग तक 8 किलोमीटर लंबी ट्यूब टनल को बनाया जाएगा। इस सुरंग के जरिए यात्रियों से लेकर सेना को आसानी से वो पैंगोंग झील तक पहुंच सकेंगे। लेकिन इस सुरंग का मेन मकसद भारतीय सेना के लिए होगा, जिससे कि भारत को सीमा पर तत्काल रूप से फायदा भी होगा। और इस परियोजना में जो करीबन खर्चा है वो है 6000 करोड़ रुपए का। और यही नहीं, ये परियोजना काफी कठिन और काफी महंगी भी होगी और जल्दी इस पर एक बड़ा फैसला भी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि LAC से ही आ रही है। लद्दाख के दूर दराज क्षेत्रों को भी अब 4G टेक्नोलॉजी मिल गई है, जिसके लिए भारतीय सेना ने एयरटेल के साथ सहयोग किया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 20 से यानी कि 20 से अधिक दुर्गम स्थानों में अब 4G नेटवर्क स्थापित कर दिया गया है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर और -40 डिग्री सेल्सियस तक के कठिन मौसम में भी ये काम किया गया है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि भारतीय सेना को भी टेक्निकली एक बड़ा फायदा मिलेगा। एक्चुअली में दोस्तों कम्युनिकेशन यानी कि संचार की समस्या हमेशा से उस इलाके में रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जब पता चला कि चाइना जिस तरीके से हरकतें कर रहा है उसे ध्यान में रखते हुए वहाँ जो लोग रहते हैं उनको भी अब नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया गया और 4G टावर वहाँ पर लगा दिए गए हैं, जिससे कि ये भारतीय सेना की आंख और कान का काम कर पाएंगे। और न केवल यहाँ के लोग बल्कि भारतीय सेना को भी यहाँ से बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं दोस्तों, गोरखा बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय सेना का अंग है और गोरखा सैनिकों की भर्ती काफ़ी वक्त से रुकी हुई है। कारण साफ है, अग्निपथ योजना। लेकिन दोस्तों अब सेना प्रमुख जो हैं वो गोरखा भर्ती को फिर से शुरू करने के लिए नेपाल की यात्रा कर रहे हैं और नेपाल भी अग्निपथ का विरोध कर चुका है, इसीलिए वहां से कोई सैनिक भर्ती नहीं हो रहे हैं। और नेपाल के इस फैसले के बाद भारतीय सेना को एक बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा है और भारत के लिए गोरखा रेजिमेंट की ताकत और उनकी गौरवशाली विरासत को बनाए रखना भी एक प्राथमिकता बनी हुई है। अब कहा जा रहा है कि जनरल द्विवेदी जी की यात्रा के दौरान इस संबंध में और मजबूती आ सकती है और गोरखाओं को भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO अब 120 यानी कि 120, 150 और 200 किलोमीटर एक्सटेंडेड रेंज के साथ गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम का विस्तार करने वाला है। और गाइडेड पिनाका के ये जो 3 नए वेरिएंट होंगे वो अलग अलग तरीके के वॉर सिनेरियो में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। 120 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका अपनी बड़ी वी सटीकता के साथ कम दूरी के लक्ष्यों को खत्म करेगी। वहीं 150 किलोमीटर रेंज वाला जो संस्करण है वो मीडियम रेंज के मुठभेड़ के लिए होगी, जिसमें कि ये मीडियम रेंज के टारगेट्स को सटीकता के साथ भेज सकेगी। और जो 200 किलोमीटर वाला वेरिएंट है ये एक नया होराइजन होगा भारत के लिए, जो कि पहले कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के दायरे में आने वाली रेंज को प्राप्त करेगा। इसके बाद इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है वो दुश्मनों के इलाके में गहराई तक हमला कर सकती है। और 200 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका संस्करण भारतीय सेना के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो बात साफ हो जाती है कि अब 120, 150 और 200 किलोमीटर की गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम अब भारतीय सेना का हिस्सा होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO भारत के फ्यूचर मेन बैटल टैंक प्रोग्राम के लिए 120 mm और 125 mm स्मूथ बोर गन का विकास करेगा और इन दोनों ही ऑप्शन के साथ DRDO का लक्ष्य भारतीय सेना की मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करना है। दरअसल दोस्तों स्मूथ बोर गन को आमतौर पर कम बैरल वेयर और बेहतर सटीकता के साथ हाई वेलोसिटी राउंड्स को फायर करने की क्षमता की वजह से अधिक पसंद किया जाता है। भारत का फ्यूचर मेन बैटल टैंक प्रोग्राम भविष्य के लिए तैयार टैंक प्लेटफॉर्म की एक जबरदस्त कल्पना है, जिसमें कि कई तरीके की प्रणालियां लगी होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2027 यानी कि 2027 तक अपने 13 टन के मीडियम लिफ्ट
इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH के पहले ग्राउंड टेस्ट व्हीकल और प्रोटोटाइप को लॉन्च कर देगा। IMRH जो कि एक वर्सेटाइल स्वदेशी अल्टरनेटिव होगा फॉरेन रोटरक्राफ्ट्स का, जो कि भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। और हाल ही में दोस्तों इंजन में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए HAL ने सैफेल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है ताकि अरावली इंजन विकसित किए जाएं, जो कि विशेष रूप से IMRH और भविष्य के भारतीय हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए तैयार किया गया एक हाई पावर प्रपल्जन सिस्टम होगा। फिलहाल इतना तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।